हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश ओरिजिनेटर में। दोस्तों, यह जो क्लास है वो सीटेट, यूपी टेट, एस्टेट और डीएसएसबी के स्टूडेंट्स के लिए है जो कि इंग्लिश पेडागोजी सेक्शन को अपना क्लियर करना चाहते हैं। तो इसका लेसन 1 मैंने कंप्लीट करा दिया है और आपके सामने मैं लेकर आई हूँ लेसन 2, जिसमें हम मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश देखेंगे। मैक्सिम मीन्स होता है सिद्धांत या फिर सूत्र। इंग्लिश जो टीचिंग होती है उसके क्या सिद्धांत हैं, क्या सूत्र है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जो भी नए स्टूडेंट हैं वो हमारे साथ जुड़ जाइए, ठीक है। इंट्रोडक्शन देखते हैं। मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग आर ऑफ यूनिवर्सल सिग्निफिकेंस। हमारे जो टीचिंग के जो सूत्र हैं, जो सिद्धांत है, उनका काफ़ी महत्व है। दे हेल्प द टीचर टू टीच सिस्टमेटिकली। इसके हेल्प से जो टीचर होता है वो सिस्टमेटिकली चीज़ों को क्या करता है, पढ़ाता है, काफ़ी अच्छे से पढ़ा सकता है, ठीक है। द डिफरेंट मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग आर एज फॉलो। हमारे जो टीचिंग के जो सूत्र हैं, जो सिद्धांत हैं, वो अलग अलग प्रकार के हैं और इसमें आपको कुछ नीचे दिया गया है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जितने भी मैं मैक्सिम्स आपको बता रही हूँ उसको या तो आप नोट कर लीजिएगा या फिर टेलीग्राम चैनल पे जाके इसका पीडीएफ ले लीजिएगा। वो जो मैक्सिम्स होते हैं वहीं से आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ देते हैं, ठीक है। तो आप देखते हैं कि कौन कौन से सिद्धांत हैं, सूत्र हैं। फर्स्ट है नोन टू अननोन, ठीक, नोन टू अननोन। सेकेंड वन इज सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। थर्ड इज कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट, कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट। एनालिसिस टू सिंथेसिस, ठीक है, एनालिसिस टू सिंथेसिस। इंडक्शन टू डिडक्शन, इंडक्शन से क्या होता है, डिडक्शन की तरफ जाते हैं। नियर टू फार, नियर टू फार। होल टू पार्ट, होल से पार्ट की तरफ। साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल, साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल। पार्टिकुलर टू जनरल, ठीक है, पार्टिकुलर टू जनरल। एम्पेरिकल टू रेशनल, एम्पेरिकल टू रेशनल। एक्चुअल टू रिप्रेजेंटेटिव, एक्चुअल टू रिप्रेजेंटेटिव। एंड डेफिनिट टू इनडेफिनिट, ठीक है। ये सारे जो है मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश है, इंग्लिश टीचिंग के कुछ सिद्धांत हैं। अब हम इसको डिटेल में देखते हैं। डिटेल में सारे जितने भी मैंने मैक्सिम बताए हैं, सिद्धांत बताए हैं, उसको हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। नोन टू अननोन क्या होता है, जैसे ज्ञात, इसको हिंदी में बोलते हैं ज्ञात से अज्ञात। हम किसी चीज़ को जानते हैं, ठीक है। किसी चीज़ को, नई चीज़ों को हम सिखाने से पहले क्या करते हैं, पुरानी चीज़ों से उसको को रिलेटेड करते हैं। देखते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट अ लर्नर नोज समथिंग। यह इस फैक्ट पर आधारित है कि जो हमारा जो स्टूडेंट है, जो सीखने वाला बच्चा है, ठीक है, जो लर्नर है, वो उसके पास कुछ न कुछ नॉलेज होते हैं। इट इज़ कंसीडर्ड दैट द ओल्ड नॉलेज लेज द फाउंडेशन ऑफ द न्यू नॉलेज। ऐसा माना जाता है, ठीक है, कि हमारे जो पुराने जो ज्ञान होते हैं वो क्या करते हैं, वो नए नॉलेज के लिए एक फाउंडेशन बनाते हैं, एक बेस बनाते हैं। Previous knowledge of a learner can be used to increase and widen the outlook of a learner। हमारे जो लर्नर के जो पुराने नॉलेज है वो क्या करते हैं कि हमें नए नॉलेज को बढ़ाने में और उसका जो उसके विस्तृत एक विशाल आउटलुक देने में हेल्प करते हैं। हमारा जो पुराना नॉलेज है उसी के आधार पे हम नए नॉलेज को सीखते हैं। एग्जाम्पल में जैसे प्रोनाउन कैन बी टॉट ओनली व्हेन द लर्नर्स हैज़ नॉलेज ऑफ ए नाउन। अगर आप लर्नर को प्रोनाउन सिखाना चाहते हैं तो उसके पास नाउन की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। वो उसका पुराना जो नाउन से रिलेटेड नॉलेज है वो प्रोनाउन को अंडरस्टैंड करने में दैट विल बी हेल्पफुल। सेकेंड वन इज सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। आपको फर्स्ट क्लियर हो गया आई थिंक, नोन टू अननोन, जिसमें हम क्या करते हैं, पुराने नॉलेज को नए नॉलेज से को बेस बनाकर यूज करते हैं। सेकेंड वन इज सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। साधारण से हम क्या कर सकते हैं, थोड़े कठिन की तरफ जाते हैं। फर्स्ट सिंपल थिंग्स शुड बी टॉट एंड देन कॉम्प्लेक्स थिंग्स, ऐसा माना जाता है, ठीक है। मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश है कि सबसे पहले हमें सिंपल चीज़ों को समझाना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, उसके बाद ही हमें कॉम्प्लेक्स थिंग्स, जो कठिन जो चीज़ें उसको पढ़ानी चाहिए।
By learning simple things, learner feel encouraged and confident. Thus, they can easily understand complex things. अगर हम सिंपल थिंग्स क्या होता है लर्नर को सिखाते हैं तो वो उसमें उसके अंदर एक मोटिवेशन आता है, एक कॉन्फिडेंस आता है कि मैं उन चीज़ों को सीख सकता हूँ। इसके लिए इसकी वजह से क्या करते हैं वो जो इसके साथ साथ जो कॉम्प्लेक्स थिंग्स है, जो कठिन क्वेश्चंस होते हैं उनको भी वो ईजिली सीख सकते हैं। थर्ड वन इज कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट। अब देखते हैं कि कॉन्क्रीट क्या होता है और अब्स्ट्रैक्ट क्या होता है। दोज थिंग्स विच कैन फील with our five senses are known as concrete things, where the things which can be imagined are known as abstract। ऐसी चीज़ें जो कि हम अपने फाइव सेंसेस से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है, फिर महसूस कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं कॉन्क्रीट। और जिसको सिर्फ इमेजिन किया जा सकता है वो होते हैं abstract थिंग्स। taught with the help of concrete objects last for longer period। अगर हम concrete objects की हेल्प से चीज़ों को समझाते हैं तो वो एक लंबे पीरियड में स्टूडेंट्स के लिए को लर्नर रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अ लर्नर कैन इमेजिन अबाउट गोल्डन एप्पल ओनली इफ ही हैज़ सीन एन एप्पल एंड गोल्डन कलर। एक लर्नर को आप गोल्डन एप्पल के बारे में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, समझा रहे हैं, बट उससे पहले उसने अपनी लाइफ में कभी एप्पल देखा हो और उसके साथ ही साथ गोल्डन कलर के बारे में भी वो नॉलेज रखता हो तो वो गोल्डन एप्पल को काफ़ी ईजिली से समझ सकता है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस। द क्वेश्चन टॉपिक नंबर 4, एनालिसिस टू सिंथेसिस। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एनालिसिस से सिंथेसिस की तरफ जाते हैं, ना कि सिंथेसिस से एनालिसिस। ठीक है, समझते हैं। सिंपली एनालिसिस टू सिंथेसिस मीन्स फ्रॉम डिटेल टू समरी। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिटेल समझेंगे उसके बारे में, उसके बाद हम समरी पे आते हैं। जैसे कोई भी स्टोरी होती है तो टीचर्स क्या करते हैं, 1 बाय 1 लाइन पैराग्राफ से वो उसको पूरे डिटेल में पढ़ाता है, देन वो लास्ट में उसको समराइज करता है। A complex problem when divided into different parts can be understood easily। जैसे कि कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, ठीक है, उसको क्या किया जाता है, छोटे छोटे डिफरेंट पार्ट्स में वो को तोड़कर आसानी से चीज़ों को समझा सकता है। For example, when a learner is taught the different parts of a sentence, then he is able to understand the synthesis of sentence। जैसे देखिए सिंथेसिस किया जाता है सेंटेंस का, तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, लर्नर को सेंटेंस सिखाया जाता है, पॉजिटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, देन वो उस सेंटेंस का सिंथेसिस करना जानेगा। ठीक है, 5 पॉइंट इज इंडक्शन टू डिडक्शन। अब ये इंडक्शन से डिडक्शन क्या है, आप डिडक्शन से इंडक्शन नहीं करेंगे, इंडक्शन टू डिडक्शन, प्लीज नोट इट। इन इंडक्शन फ्यू एग्जाम्पल्स आर गिवन एंड देन अ कंक्लूजन इज ड्रॉ। इंडक्शन में क्या करते हैं, कुछ हम एग्जाम्पल्स देते हैं, उसके साथ उसके बाद हम क्या करते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं। in deduction first a rule is made to known and then example are developed। बट डिडक्शन में क्या किया जाता है, सबसे पहले हम रूल को देते हैं, ठीक है, रूल समझा देते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल देते हैं। टीचिंग शुड प्रोसीड फ्रॉम इंडक्शन टू डिडक्शन, बट टीचिंग में हमें क्या करना चाहिए, इंडक्शन से डिडक्शन। ठीक है, नियर टू फार। ठीक, व्हाट इज नियर टू फार, a learner is acquainted with his immediate environment, thus examples from his environment should be given first, then examples from other environment should be cited। ठीक है, नियर से फार मीन्स होता है कि पहले हमें आसपास की चीज़ों के बारे में समझाना चाहिए, उसके बाद दूर की चीज़ें। ऐसा लर्नर जो है होते हैं वो क्या होते हैं, अपने इन्वायरमेंट, अपने आसपास का जो इन्वायरमेंट होता है उनसे अगर हमने एग्जाम्पल लिया, उसके बाद हम दूर का एग्जाम्पल यूज करेंगे, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट नियर टू फार को रिलेट कर पाएगा। दिस हेल्प्स इन स्टेप बाय स्टेप लर्निंग। इससे क्या होता है, लर्नर जो है स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को सीखता है। फॉर एग्जाम्पल, टू टीच नाउन टीचर शुड डिपेंड ऑन द इन्वायरमेंट, थिंग्स लाइक फैन, चेयर, डेस्क एंड। ठीक है, आप ये इससे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए सपोज करिए कि आपको नाउन पढ़ाना है स्टूडेंट को, तो आप क्या करेंगे, पहले ये नहीं बताएंगे कि नाउन इज़ अ नेम ऑफ थिंग्स पर्सन, उसके बाद आपने बोल दिया राम, बम्बई, दिल्ली, ये सब नहीं करना है। उसमें आसपास का जो भी इन्वायरमेंट में चीज़ें, जैसे फ़ैन हो गया, चेयर है, डेस्क है, ब्लैक बोर्ड है, जो उसके आसपास की चीज़ें आप उसको बताइए कि ये नाउन है, देन आप बताएंगे कि मुंबई, दिल्ली, किसी का नाम, तो वो आसानी से समझ पाएगा। होल टू पार्ट, हम संपूर्ण से क्या करते हैं,
पार्ट की तरफ जाते हैं टीचिंग में। द लर्नर शुड बी टॉट द होल लेसन फर्स्ट एंड देन इट्स पार्ट शुड बी एनालाइज एंड स्टडी इंटेंसली। ऐसा माना जाता है कि आपको क्या करते हैं, सबसे पहले लर्नर को पूरे लेसन के बारे में इसमें समझा दिया जाता है, उसके बाद छोटे छोटे पार्ट को अच्छी तरह से एनालाइज किया जाता है और उसको अध्ययन किया जाता है ताकि वो चीज़ों को पूरी तरह से अडॉप्ट कर सके। एक स्टोरी बता दिया जाता है। फिर फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट अ फुल सेंटेंस शुड बी टॉट देन इट्स पार्ट सब्जेक्ट प्रेडिकेट एंड वर्ड शुड बी से। सबसे पहले एक सेंटेंस को आप बताएंगे, उसके बाद बताएंगे इसमें कौन सा सब्जेक्ट है, कौन प्रेडिकेट है और कौन से वर्ड्स है। ठीक है। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल। अब ये क्या होता है देखिए, वाइल टीचिंग द इंटरेस्ट एप्टीट्यूड कैपेसिटीज एंड लर्नर्स डिफिकल्टी लेवल्स शुड बी केप्ट इन माइंड। जब हम भी टीचिंग करते हैं तो सबसे पहले ये देखते हैं स्टूडेंट की क्या रुचि है, क्या इंटरेस्ट है, उनका किस तरह का एप्टीट्यूड है, उसके साथ ही कैसी क्षमता है लर्नर की सीखने की, और डिफ़िकल्टी लेवल क्या है, वो मतलब एवरेज है, मॉडरेट है या फिर कॉम्प्लेक्स है। तो इस सब को टीचर एक अपने माइंड में टीचर को रखना चाहिए। इंडिविजुअल डिफरेंसेस ऑफ द लर्नर्स शुड ऑल्सो बी केप्ट। इसके साथ ही साथ सारे स्टूडेंट्स अलग अलग लेवल के होते हैं, ठीक है, सब इंडिविजुअल, सबकी अपनी कैपेसिटीज होती है, उसको भी टीचर्स को माइंड में रखना चाहिए। For example, vocabulary and basic structure of a language should be taught first depending on the needs and requirement of the learner. सबसे पहले हमें vocabulary और उसके जो basic structure बताने चाहिए, और इसके साथ ही साथ हमें ये देखना चाहिए कि जो लर्नर है उनकी बेसिक नीड्स क्या हैं, उनको किस चीज़ की ज़रूरत है। 9 पॉइंट इज पर्टिकुलर टू जनरल। हमें पर्टिकुलर से जनरल की तरफ टीचिंग करना चाहिए। फर्स्ट पर्टिकुलर स्टेटमेंट शुड बी गिवन एंड देन अ जनरल रूल शुड बी फॉर्म। सबसे पहले हमें एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट देना चाहिए, उसके बाद ही हम कोई जनरल रूल को क्या कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं, बना सकते हैं। इम्पीरिकल टू रेशनल, ठीक है, इम्पीरिकल टू रेशनल। empirical knowledge is based on the observation and experience whereas rational knowledge imply the to argument and explanation। जो empirical knowledge होते हैं वो हमारे खुद के जो ऑब्जर्व हम करते हैं चीज़ों को और जो अनुभव करते हैं, ठीक है, हम चीज़ों को जो देखते हैं, जो अनुभव करते हैं, उसके बेस्ड पर empirical knowledge आधारित होता है। जबकि जो रेशनल नॉलेज होता है वो हमारे खुद के जो हम बहस करते हैं और इसके साथ जो एक्सप्लेनेशन होता है उस पर डिपेंड करता है। Point number 11 is actual to representative. For efficient teaching, actual objects should be shown to the learners as far as possible. हम मानते हैं कि अगर आप टीचिंग अच्छा करना चाहते हैं तो एक्चुअल चीज़ों को बस स्टूडेंट के सामने आप प्रेजेंट करें। जैसे कि एप्पल के बारे में एप्पल बता रहे हैं तो आपको एप्पल प्रेजेंट करना है, फैन, ट्रेन आप कोई मतलब कि टॉयज भी यूज कर सकते हैं स्टूडेंट्स के लिए। दिस हेल्प्स इन कॉन्क्रीट फील्ड लर्निंग। इसमें क्या होता है कि ये कॉन्क्रीट लर्निंग में काफ़ी हेल्प करता है। दैट विल बी लॉन्ग फॉर द लॉन्ग पीरियड। फॉर एग्जाम्पल वाइल टीचिंग नाउन कॉन्क्रीट आर एक्चुअल ऑब्जेक्ट कैन बी सोन एज फैन, चेयर, एप्पल। एज आई टोल्ड यू कि जब इसमें क्या होता है, टीचिंग नाउन टीचिंग के लिए हमें क्या करना चाहिए, एक्चुअल चीज़ों को यूज करना चाहिए। 12 point is definite to indefinite. The learner should be first taught definite thing and then indefinite. सबसे पहले लर्नर को डिफिनेट चीज़ों को बताना चाहिए, उसके बाद इनडेफिनेट को। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ग्रामर रूल शुड बी टॉट एंड देन। सबसे पहले हमें ग्रामर के रूल्स को बच्चों को समझाना चाहिए, उसके बाद ही हमें टेंसेस को बताना चाहिए, नहीं तो वो उनके दिमाग में कुछ भी चीज़ें नहीं समझ में आएगा। तो ये रही आज की क्लास। कैसी लगी? अगर आप स्टूडेंट फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और आपको थर्ड वीडियो मैं जल्दी प्रोवाइड करने वाली हूँ। और इसके साथ ही साथ मैं इंग्लिश पेडागोजी का एक प्लेलिस्ट तैयार कर दूँगी, जिसमें जब भी आपको CET रिलेटेड इससे कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप डायरेक्ट प्लेलिस्ट पे जाके सारे क्लासेस देख सकते हैं। थैंक्स फॉर द वॉचिंग। बाय बाय।